बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब गर्मा फसल का वक्त है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी आपको दिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों के लिए मछली सह बतख पालन योजना, सिंचाई के लिए किसान ले सकते हैं जल निधि योजना से लाभ, शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मछली सह बतख पालन योजना चलाई जा रही है। इस योजना की इकाई लागत 1,53,350 रुपए प्रति एकड़ जल क्षेत्र है। इसमें एसटी, एससी और महिला के लाभुकों को 80% तथा अन्य सभी कोटि के लाभुकों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि लाभुक के पास कम से कम 1 एकड़ का अपना तालाब हो या 3 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया हो। आवेदन के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी मध्यम और निचली जमीन में तालाब यानी परकोलेशन टैंक का निर्माण कर सकते हैं। इस तालाब की लंबाई 120 फीट, चौड़ाई 100 फीट और गहराई 12 फीट होती है। इसकी कुल योजना लागत 4,70,000 रुपए है। इसमें सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, हाल के वर्षों में पौष्टिकता और स्वास्थ्य के मद्देनजर देश में मोटे अनाज की मांग बढ़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के किसान कम लागत में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मड़ुआ, गोंदली, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसान भाई मोटे अनाज पर ज़्यादा ध्यान दें और इनका अधिक से अधिक उपज लें अपने खेतों में, ताकि इनकी जो विशेषताएं हैं वो लोगों को मिल सके और इनकी खाद्यान्न के रूप में इनकी आपूर्ति हो सके। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हैं झारखंड के किसानों के लिए मोटे अनाजों की लगाने की कुछ सलाहें मैं देना चाहूँगा यहाँ पर। मोटे अनाज में मुख्यतः आता है गोंदली, रागी जिसको मड़ुआ भी बोलते हैं, कोदो, सांवा, इसके अलावा ज्वार और बाजरा, ये सभी मिलके मोटे अनाज को के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। शिमला मिर्च की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए जल्द से जल्द फसल लगाने का काम पूरा कर लें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंदिरा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंदिरा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में वयस्क लार्वा कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करें। किसान भाई फूल गोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीड़े लग गए हों तो उन्हें पौधों से निकालकर इकट्ठा कर लें और खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावे इन कीटों के नियंत्रण के लिए जहरीला चारा भी तैयार कर सकते हैं। जहरीला चारा के लिए 10 किलो गेहूं या चावल के 2 किलो गुड़ और मिथेमिल दवा के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसे 250-250 ग्राम की मात्रा में बांटकर खेत के अलग अलग हिस्सों में रख दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी।
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब वक्त है गर्मा फसल। तो गर्मा फसल के लिए किसान भाई खेती की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, खाद का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, बीज का प्रबंधन। तो ये सारी जानकारी को लेकर हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मा फसल के लिए खेत की तैयारी, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है गर्मा फसल के लिए खेत की तैयारी, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा फसल के लिए खेत की तैयारी वो कैसे करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही समय पर आपने ये टॉपिक चुना है किसानों के साथ बातचीत करने के लिए। जो किसान भाई रबी में अपने खेतों में लगाए होंगे, मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे फसल पक गए होंगे या पकने के कगार पे होंगे। तो आप पहला काम तो ये करें कि जो आपके फसल पक चुके हैं उसको यथाशीघ्र वहाँ से खेत से काट के हटा लें, ठीक है। और दूसरा, जो नहीं पके हैं तो उसको आप हमेशा उसको देखते रहें, और जैसे ही वो फसल पकती है आपका पहला काम होना चाहिए कि उस फसल को वहाँ से काट के हटा लेना चाहिए। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जितना जल्दी आप फसल काट के वहाँ से हटाएंगे उतना जल्दी आपका खेत खाली होगा और उतना ही जल्दी फिर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ किसान भाई का ये सोच होगा कि उनके पास पानी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई नहीं दे सकते, तो वो खेत को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनके पास पानी का समुचित साधन होगा, उनका खेत जो है पानी के तालाब या कुआं या कुछ भी इस तरह का उसके बगल में होगा और वो सिंचाई देने में सक्षम है, तो वो चाहेंगे कि हम क्यों नहीं एक फसल और ले लें। तो इन दोनों हालत में, अगर फसल आप नहीं लेते हैं और फसल लेते हैं, इन दोनों हालत में खेत का जल्दी खाली होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर जब किसान को खेत खाली करना है और फसल लेना ही नहीं है तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है, हम आराम से खाली करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप हम लोग का ये प्रयास रहता है कि आप अपने खेत को खाली कभी नहीं छोड़ें, लेकिन अगर मजबूरीवश आपके पास सही में सिंचाई का साधन नहीं है तो आप खेत खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन रबी का फसल काटने के बाद आपको एक काम और करना चाहिए ताकि आपका जो मिट्टी है वो साल भर के लिए स्वस्थ बना रहे। क्या करना चाहिए कि यथाशीघ्र खेत को खाली करें। अगर आप वहाँ कोई फसल नहीं लगाना चाहते हैं तब क्या करना चाहिए कि किसान को अपने खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, ठीक है। गहरी जुताई करके और उसको छोड़ देना चाहिए। और इसको छोड़ना कब तक चाहिए? जब तक कि जून का महीना या जुलाई का महीना जब वर्षा आरंभ होती है तब तक छोड़ देना चाहिए। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे ये फ़ायदा है कि देखिए, आपके जो मिट्टी में बहुत सारे विषाणु, बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे कीटाणु के अंडा, लार्वा ये मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, ठीक है। और वो जब आप फसल लगाते हैं तो वो समय समय पर आकर के, जैसे ही उनका काल चक्र पूरा होता है, वो समय समय पर आकर के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से जोत करके छोड़ देंगे तो अभी क्या होगा, आप देख रहे हैं अप्रैल में भी कितनी गर्मी पड़ रही है, मई में प्रचंड गर्मी पड़ेगी और 15 जून तक ये गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस हालत में क्या होगा कि जो तेज़ धूप पड़ेगी उससे जितने भी विषैले जीवाणु, कीटाणु के अंडे हैं या लार्वा है या बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सब जल के नष्ट हो जाएंगे। और जब खेत आपका गहरा जुताई पड़ेगा तो जैसे ही पहली वर्षा जब होगी तब क्या होगा कि आपके मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आप समझ गए कि अगर खेत में खेती कार्य नहीं करना है, फसल नहीं लगाना है,
उस हालत में भी हमको खेत को जुताई करके छोड़ देना है। अब रहा बात कि वैसे किसान जो खेती करना चाहते हैं, तो वो खेती करना चाहते हैं, उनके पास सिंचाई का साधन है, ये सबसे अच्छी बात होती है कि साल भर अपने खेतों से कुछ न कुछ अनाज लें। तो उस हालत में भी आप खेत को जल्दी खाली करें और अगली फसल के लिए तैयार कर लें आप। अब बात आती है कि गर्मा फसल में कौन सा वो फसल ले ताकि उनको लाभ मिल सके अधिक से अधिक। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे झारखंड में सबसे अनुकूल फसल जो होगी वो धान की फसल होगी। क्यों? और मैं ये किसान को बहुत ही आपके माध्यम से बहुत ज़ोर दे के ये कहना चाहूँगा कि खेत में अगर पानी की सुविधा है, सिंचाई आप दे सकते हैं, तो आप गर्मा धान ज़रूर लगाएं। क्योंकि गर्मा धान लगाने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे गर्मा धान जब पक के तैयार होता है तो इससे किसान की आय बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना। गर्मा धान को आप इस समय लगा रहे हैं, जिस हमने बताया ना, ये अप्रैल का महीना यानी गर्मी के सीज़न में लगा रहे हैं। और गर्मी के सीज़न में अगर धान लगाते हैं और कोई किसान का ये सोच है कि हम इसको बीज के लिए हम इसको उगाना चाहते हैं, क्योंकि खाने के लिए तो वो जो खरीफ में जो जून जुलाई में लगाते हैं उसमें तो खाने के लिए उनके हो ही जाता है। लेकिन अगर वो बीज के लिए लगाना चाहते हैं तो क्या होता है कि जो इस समय गर्मा धान का जो बीज जो पक के तैयार होता है ये बड़ा मतलब हेल्दी होता है। मतलब हेल्दी का मतलब है कि इसमें किसी तरह के कोई कीटाणु, जीवाणु या कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किसी तरह के कीड़े मकोड़े या किसी तरह के जीवाणु इसको असर नहीं करते हैं। तो क्या होगा, जब आपका धान जब आप गर्मा धान को जब आप कटाई करेंगे और जिस समय इसको आप मार्केट में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो इसका जो रेट मिलता है वो आम धान फसलों से ज़्यादा मिलता है। तो अगर किसान को अपनी आय बढ़ानी है तो आप ये भी काम अवश्य करें कि गर्मा धान को ज़रूर खेत में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप फसल लगाते हैं और इस वक्त जो है गर्मा फसल में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं लेकिन फसल में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी है, इसे पहचानना होगा और इसका उपाय करना होगा। और अगर वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए तो काफ़ी फ़ायदे का मामला हो सकता है। तो चलिए सीधा अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे कि फसलों में पोषक तत्व की कमी या बेसी होने से क्या होता है और पोषक तत्व हैं क्या। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी। डॉक्टर साहब, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, मेहनत करते हैं और जो भी ट्रेडिशन उनके परंपरागत जो चलते आ रहे हैं उसको भी देते हैं, लेकिन फसल की उत्पादकता जो है उनको उतनी नहीं मिल पाती है। तो इसमें कहा जाता है कि पोषक तत्वों की कमी होती है। तो पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व का मतलब जो पोषण करने वाला तत्व है वो है। तो पौधे को पोषण कौन करेगा? तो मुख्य रूप से पोषक तत्व 17 तरह के हैं, लेकिन उसको हम ज़रूरत 17 तरह में एक कोई कम हो जाएगा तो पौधा मर जाएगा या उस पर बिल्कुल दुष्प्रभाव दिखेगा। हमको तो मुख्य रूप से आमदनी और उपज के रूप में हम लेते हैं, इसलिए उसका दुष्प्रभाव दिखेगा। तो अगर हम वर्गीकृत करें इसको कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो इसमें हम 3 तरह का वर्गीकरण करते हैं। एक तो ये कि हमको ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए, लेकिन आवश्यकता सबकी मुख्य सेम है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारी मिट्टी में हैं, उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर और ज़्यादा इसी ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इस तरह से 9 तत्व ऐसे हैं जो ज़्यादा संख्या में चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 9 तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब है कि जो कम मात्रा में चाहिए, तो कम मात्रा में जो चाहिए वो ज़रूरत है, कम मात्रा है, ज़रूरत उनकी उतनी ही है, उपयोगिता उतनी ही है, इसके बिना भी मर जाएंगे। तो उसमें है जैसे बोरॉन हुआ,
मॉलिब्डेनम हुआ, आयरन हुआ, आपका जिंक हुआ, ऐसे करके छोटे छोटे तत्व, क्लोरीन हुआ, ऐसे करके हमारे पास मुख्य माइनर न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसके, माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास पोषक तत्व चाहिए और पौधे को मिलना चाहिए। अब बात आई कि अगर कोई भी पोषक तत्व कम होगा तो स्वाभाविक है उसका हेल्थ, उसका पौधे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। पौधे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमको जो फल मिलने वाला है, जिसके रूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हमको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों ये बता दें कि नाइट्रोजन की कमी में क्या दिखता है ना। तो नाइट्रोजन, जिसे अब हम बताएं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी से, हवा से मिल जाता है। तो इसको खाद के रूप में देने की ज़रूरत नहीं है। अब आया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब तुरंत खाद का मेरे मुंह से नाम आ गया। खाद क्या है? ये जो पोषक तत्व किसी चीज़ में उपलब्ध हों तो उसको बोलते हैं हम खाद। जैसे गोबर का खाद हुआ या यूरिया हुआ, आप कहते होंगे यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, सिंगल सुपर फॉस्फेट हुआ, ऐसे करके। तो यूरिया हुआ तो उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पोषक तत्व है और ये पोषक तत्व यूरिया में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया के रूप में हम देते हैं, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट के रूप में देते हैं, डीएपी के रूप में देते हैं। तो डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, अमोनियम तो नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, फॉस्फेट है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट ये फॉस्फेट के लिए है। ऐसे ही पोटासियम के लिए क्या चाहिए? पोटासियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए, लाल खाद जिसको किसान भाई आप कॉमन रूप में बोलते हैं। तो ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा? तो यूरिया मिलेगा। फास्फोरस कहाँ मिलेगा? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी मिलेगा। पोटास कहाँ मिलेगा? तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में मिलेगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है? तो मॉलिब्डेनम में है, तो अमोनियम मॉलिब्डेट में मॉलिब्डेनम मिलेगा। ऐसे ही जिंक, तो जिंक सल्फेट में जिंक मिलेगा। कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम मिलेगा। ऐसे करके इनऑर्गेनिक, हाँ ध्यान रखिए, अकार्बनिक रसायन के रूप में पौधा भोजन के रूप में लेते हैं। हम कार्बनिक रसायन के रूप में लेते हैं, अकार्बनिक रसायन के रूप में भी लेते हैं। मतलब हम पौधा का भी खा लेते हैं, लेकिन पौधा का चीज़ नहीं खाता, उसको फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है और वो नाइट्रेट या नाइट्राइट वगैरह के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करता है और वो फिर पत्ती में जा कर के फिर भोजन बनाता है। पत्ती भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से और वो भोजन फिर से पूरे पौधे के शरीर में विस्तृत होता है। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं कैसे जानेंगे कि इसकी कमी हो गई है? क्या कि मिट्टी की जांच कराने से पता चलेगा या पेड़ पौधे को देखकर पता चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाइयों, कोई चीज़ की कमी है, मान लीजिए हमको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो ऐसा नहीं ना कि पूरी तरह खा लेंगे और फिर वो अपच जैसी बात हो जाए। तो इससे दो घाटा होगा। एक तो ये घाटा होगा कि आपके शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है। दूसरा घाटा ये होगा कि भोजन को जो कीमत है वो कीमत लागत ज़्यादा हो जाएगी खेती में। तो इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि किसान भाई, आपकी खेती कहाँ होनी है? मिट्टी में। मिट्टी में कितना भूख है, कितनी कमी है, उतनी ही कमी को हम पूरा करें तो पौधे के लिए वो पर्याप्त होगा। तो मिट्टी की जाँच इसके लिए ज़रूर करा लें। दूसरी बात, जब कभी भी अब हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह की कमी का कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होगा पौधा में? तो उस केस में हम कहते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का काम क्या है? तो नाइट्रोजन का काम है शरीर बढ़ाना। मतलब क्लोरोफिल का पार्ट है वो नाइट्रोजन, तो क्लोरोफिल मतलब हरा भरा रखना। तो जब पौधे नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधा पीला जैसा दिखेगा। उसी तरह फास्फोरस का काम क्या है? तो फास्फोरस जड़ वगैरह को मजबूत रखता है। तो आपको जितना ट्यूबर क्रॉप जो होता है ना, ज़मीन के अंदर वाली जो फसल लेनी है, तो उसमें फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए, जड़ को मजबूत रखता है। अब हम कहते हैं कि ठीक है, हमको फूल लेना है या फल लेना हो या इस तरह की चीज़ें जो शरीर के भाग में है वो लेना हो, तब उसके लिए हम कहते हैं अच्छा पूरा हमको चमकीला पौधा चाहिए, स्वस्थ पौधा चाहिए। तो उस केस में पोटेशियम का काम करता है। तो पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश हम ठीक से देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर
हम म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस का खाद जो है उसको हम लोग एक साथ देते हैं, और नाइट्रोजन का जो यूरिया खाद है उसको हम 2-3 डोजेज में देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज जैसा हम बताएं, तो मिट्टी की जांच से पता चल जाएगा किस चीज़ की कमी है, तो वो कमी के लिए हम जैसे बोरॉन के लिए बोरैक्स या कैल्शियम के लिए कैल्शियम सल्फेट, जिंक के लिए जिंक सल्फेट वगैरह, जो धान में देखते हो खैरा रोग लगता है तो वो जिंक की कमी से लगता है, तो इस तरह से हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने फसलों में लगने वाले कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा उसके बारे में भी बताया, और कौन सा पोषक तत्व देने से आपके फसल अच्छे रहेंगे, देखने में अच्छे रहेंगे और उसके फल अच्छे लगेंगे और उत्पादन अधिक होगा, इस बारे में भी जानकारी दी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी, और किसान भाइयों आपको भी। तो किसान भाइयों, अब तो आप समझ गए ना कि पोषक तत्वों की कमी होने से क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ जाते हैं, कौन कौन से पौधे में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब इस पर भी आप अमल करेंगे और फसल पैदावार आपकी दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।